एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 5.1 यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, आज मैं इस वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। तो बने रहो वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 का सीरीज कंटिन्यू चालू रहेगा। जुड़ जाओ इस चैनल के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि एपी। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी? व्हाई? पहले तो मेरे से पूछ रहा, ये जो तुम्हें चारों क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के हिसाब से तुम बताओ क्या ये एपी है या नहीं। बाद में पूछ रहा है कि व्हाई, क्यों? भैया हमें पहले व्हाई जानना होगा, तब हम बता पाएंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो पहले कारण पता करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए, क्लियर कंसेप्ट को समझते हुए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले बोल रहा है कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर एक पैसेंजर को बैठा लिया, अगर 1 किलोमीटर का दूरी तय किया तो ₹15 देना होगा। पहला 1 किलोमीटर यानी जहां से ट्रेवलिंग स्टार्ट किया है वहां से 1 किलोमीटर पहुंचने पर ₹15। लेकिन अगर वो यात्री, वो सवारी आगे और जाता है उसी टैक्सी में, तो वो टैक्सी ड्राइवर आगे के लिए रेट दूसरा तय करता है। क्या तय करता है? हर 1 किलोमीटर के लिए वो ₹8 एडिशनल जोड़ते रहेगा। यानी कि सबसे पहला जब वो 0 किलोमीटर पे स्टार्ट किया होगा टैक्सी, जब वो 0 किलोमीटर पे स्टार्ट किया होगा टैक्सी, उस समय कुछ भी रुपए नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वो 1 किलोमीटर पहुंचा ना, तो उसको बोलेगा भैया आप ₹15 मुझे दीजिएगा। लेकिन यात्री कहता है आगे मुझे और जाना है, यानी कि और 1 किलोमीटर अगर चला गया यानी 2 किलोमीटर में पहुंचा, तो ये 15 के साथ अब ₹8 ऐड होगा। ₹8 हर एक बार ₹8, यानी कि यहाँ 15 प्लस 8 ₹23 ऐड होगा। अगर तीसरा किलोमीटर पहुंच गया तो इस 23 में फिर ऐड हो जाएगा 8, यानी कि ₹31। इस तरह से कंटिन्यू अगर वो किलोमीटर बढ़ाता रहा तो हर एक किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी ड्राइवर उस यात्री से ₹8 ऐड करता रहेगा। यानी कि यहाँ पे मेरा ए हो रहा है तुम्हारा ₹15, क्योंकि जैसे ही 1 किलोमीटर पहुंचा यहां से मेरा काउंटिंग स्टार्ट हुआ, यहां से मेरा कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि A2 में अगर जा रहे हैं तो मुझे मिल रहा है कि भैया मुझे तो ₹23 देना पड़ेगा। अगर A3 में जा रहे हैं तो मुझे ₹31 देना पड़ेगा। यानी कि हर 1 किलोमीटर पे मुझे 8 अधिक देना पड़ रहा। दैट मीन्स कि डी जो है मेरा वो है ₹8, यानी डी मेरा कांस्टेंट है। डी मेरा कांस्टेंट है पूरे मैथ के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंसेस इज सेम फॉर गिवन sequence hence this is an एपी। कौन? जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो। कैसे बताया हमने? मुझे ए निकालना था, मुझे डी निकालना था। अगर कॉमन डिफरेंस डी हर एक जगह पर सेम हो जाता है तो फिर वो कहलाता है एपी में है ये, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, समझ में आया? चल क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए पहले बोर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एयर लेफ्ट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining air each time। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ। क्वेश्चन बोल रहा है एक वैक्यूम क्लीनर हम लगाएंगे जहां पे एयर भरा हुआ है ऐसा एक सिलेंडर के साथ। अब जब वैक्यूम क्लीनर को हम प्रेस करेंगे एक बार, वो जो सिलेंडर है उसमें जितना हवा रहेगा, जितना एयर रहेगा, उससे 1/4 वो निकल जाएगा हर बार। अब जब दूसरा बार प्रेस करेंगे फिर 1/4 निकलेगा, बट किसका? जितना हवा बाद में बचे रहेगा उसका। इसी तरह से सीक्वेंस को चलाएंगे। देख ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। एक सिलेंडर तुमको दे दिया है, इसमें पहले से कुछ तो हवा रहेगा भैया, पहले से कुछ तो हवा रहेगा। मान ले कि 20 लीटर हवा है, और पहला बार जब हम इसको एयर पंप के साथ जोड़ दिए, हम एक मान ले कंप्रेसर पंप के साथ जोड़ दिए इसको, और पंप को हम यहां से प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे जितना हवा इसके अंदर है उसका 1/4 निकल जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम 1/4 ऑफ भी का निकलेगा पूरा का। बात समझ में आ रहा? फिर कुछ रिमेनिंग कुछ तो बचेगा, जितना निकल गया है उसको इस पूरे में से माइनस कर देंगे तो कितना हवा इस सिलेंडर में बचा है वो पता चल जाएगा हमें कितना हवा बचा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मैथ को स्टार्ट करेंगे। लिख लेते हैं पहले लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम भी मान लिए।
फर्स्ट टाइम जब हम पंप करेंगे, फर्स्ट पंप जब करेंगे तो एयर कितना निकलेगा, फर्स्ट पंप लेफ्ट एयर कितना एयर निकलेगा वो निकाल लेते हैं। लेफ्ट एयर 1/4 ऑफ भी, रिमेनिंग एयर क्या बचेगा मेरे पास, एकदम देख स्टेप बाय स्टेप आराम से। रिमेनिंग एयर कितना बचेगा उस सिलेंडर में, पहले भी था, अभी 1/4 ऑफ भी निकल गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले, 4v माइनस भी यानी कि 3v/4 इतना बचेगा। अब सेकंड टाइम ध्यान दे, जब सेकंड पंप करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो ध्यान से, सेकंड पंप जब करेंगे तो कितना एयर निकलेगा, लेफ्ट एयर कितना एयर निकल जाएगा, 1/4 ऑफ किसका, जो रिमेनिंग एयर बचा हुआ, अब जो हवा बचा है उसका 1/4 यानी कि 3v/4 का। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकलेगा, 4 4 जा 16, 3v/16 ये हवा मेरा अभी निकल जा रहा। अब रिमेनिंग क्या बचेगा सोचो जरा, अब रिमेनिंग एयर कितना होगा, रिमेनिंग एयर कितना होगा, अभी मेरे सिलेंडर में कितना मौजूद था, ये वाला था ना, 3v/4 था। तो 3v/4 में से कितना हवा निकल गया सेकंड पंप करने पर, 3v/16 निकल गया, 3v/16 ये हवा निकल गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, 16, 3 4 जा 12v माइनस 3v यानी कि 9v/16 ये हवा मेरे पास अभी बचा है 9v/16। इसी तरह से आगे अगर हम थर्ड पंप चलाए, थर्ड पंप जब करेंगे कितना एयर निकल जाएगा, तो लेफ्ट एयर 1/4 ऑफ किसका, अब ये हवा बचा है ना 9v/16, मान लो अभी इतना बचा हुआ है इतना, तो इसका 1/4 निकलेगा यानी कि 1/4 इंटू 9v/16 यानी कि 9v/64। अब अगर तुम रिमेनिंग निकालोगे, अब जब रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग एयर इक्वल टू क्या होगा, मेरा पहले कितना था 9v/16 था, इससे कितना हवा भी निकल गया 9v/64, 9v/64। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 36v माइनस 9v यानी कि 27v/64, 27v/64 यह हवा बचा। यानी कि तुम अगर सोचो, जब मेरा पहला इनिशियल हवा था यहां पे, जब मेरा पहला इनिशियल हवा यहां पे था मेरा भी, यानी कि वो मेरा ए का काम कर रहा था भी। अब मेरा A2 का काम कौन कर रहा था, A2 का काम कर रहा था जब सेकंड पंप के बाद जो हवा, सॉरी फर्स्ट पंप के बाद जो हवा निकल गया उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग हवा यानी कि 3v/4। और A3 का काम कौन कर रहा था, A3 का काम जब सेकंड पंप में जो हवा निकल गया उसके बाद जो रिमेनिंग बचा यानी कि 9v/16। और मेरा A4 का काम कौन कर रहा था, A4 का काम जो लास्ट में मेरे पास अभी फिलहाल बचा हो, ये लास्ट नहीं है, यहां और चलता ही रहेगा, ये सीक्वेंस खत्म नहीं होने वाला है। तो A1 A2 A3 A4 जैसे हमने निकाल दिया, यहां से हमको D निकालना है ना, पहले चल D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3v/4 माइनस A1 तो v था अपना, यानी कि इसको अगर सॉल्व किया जाए 4 3v माइनस v माइनस 4v माइनस 4v क्या होगा माइनस v/4। अब अगर हम D2 निकाले तो D2 क्या होता है A3 माइनस A2, A3 कितना है 9v/16, 9v/16 माइनस A2 कितना है 3v/4, 3v/4। चल इसको सॉल्व किया जाए 16 तो 9v माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v, तो माइनस 3v/16। ये तो दोनों नहीं मिला D1 D2। अब एक काम करना D3 भी निकाल के देख लेना, जैसे ही निकालोगे देखना कि ये तीनों अलग अलग वैल्यू आ रहा, दैट मीन्स कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, यानी कॉमन डिफरेंस तुम्हारा इक्वल नहीं हुआ। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है मेरा दूसरा सेकंड नंबर, ये मेरा एपी में नहीं आता है। गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन हो रहा है, दोबारा इसको रिवाइंड करके देखो, एक एक स्टेप को समझो, क्लियर अपना कॉपी में बनाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहता है ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो सर डाउट, ओनली डाउट, और क्वेश्चन नंबर लिख दो, बस मैं इंडिविजुअली उस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाकर तुम्हें अपलोड करके दे दूंगा। तो चल क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसके लिए इस बोर्ड को फटाफट खाली कर लेते हैं भैया। हो गया, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। हाँ अब ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक
कुआं खोदना है। अगर तुमने कुआं देखा है तो कमेंट में लिखो यस, अगर तुमने कुआं कभी नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं कुआं खोदना सीख जाओगे। तो चलो, बोल रहा है 150 रुपए, 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर। कुआं को जब मट्टी ऐसे खोद के निकालते रहेगा तो कुआं जब खुदाई स्टार्ट होगा ऐसे कुआं बनना है। यहां से अभी 1 मीटर मट्टी निकाला है वो, और बोल रहा कि भैया मुझे 150 रुपए आप दे दीजिए। यानी कि जब तक स्टार्ट नहीं किया था कुआं को खोदना तब तक उसको पैसा नहीं देना है, लेकिन जैसे ही 1 मीटर खोद दिया उसको 150 रुपए देना है तुम्हें। लेकिन आगे जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, 2 मीटर खोद दिया, 3 मीटर खोद दिया, तो हर एक मीटर के लिए वो 50 रुपए करके एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। हर एक मीटर के लिए वो 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। यानी कि यहाँ क्या हो रहा, जब मेरे पास पहला 1 मीटर का डिगिंग स्टार्ट हो गया था, 1 मीटर हो गया था, उस समय हम उसको देंगे 150 रुपए। यानी ए मेरा काम करेगा 150 रुपीज। अब जैसे ही 2 मीटर खोद लिया उसमें हम लोग को प्लस 50 रुपीज ऐड करके उसको पेमेंट करना होगा, यानी कि 200 रुपए देना होगा। अगर 3rd मीटर भी खोद दिया तो उसको फिर 200 में फिर 50 ऐड करके देना होगा, यानी कि 250 देना होगा। और इस तरह से तुम्हारा सीक्वेंस चलता रहेगा। जितना तुम मीटर खुदवाओगे उसको उतना तुमको 50 रुपए ऐड होता चला जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ए, अगर मेरा पहला पेमेंट अगर 150 होता है, मेरा A2 हो जाता है 200, A3 हो जाता है मेरा 250 और A4 हो जाता है मेरा 300। तो भैया यहाँ पे तुम अगर D1 D2 D3 निकालोगे ना तो सब इक्वल निकलेगा। D1 इजिकल टू A2 माइनस A1, यानी कि 200 माइनस 150, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 50। फिर D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2, यानी कि 250 माइनस 200, यानी कि 50। इसी तरह से तुम D3 भी निकाल लेना, A4 माइनस A3, तो फिर 300 माइनस 250, यानी कि 50। ये सारा वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया था, उसी को पुट करते गए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 50। तो कॉमन डिफरेंस अगर सबके लिए इक्वल हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, हेंस this is in the form of AP। ये AP के फॉर्म में है। बात समझ में कुछ नहीं, A निकाल, D1 D2 D3 निकाल। अगर D1 D2 और D3 इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, मतलब कॉमन डिफरेंस D सेम हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो AP होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो AP नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट हम लोग सॉल्व करके इस वीडियो को खत्म करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चल, ये मैंने कर दिया जगह साहब। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अमाउंट इन एन अकाउंट इच ईयर व्हेन 10,000 इन डिपॉजिटेड एट 8%। इस पे ध्यान देना है, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो पहला साल हमने प्रिंसिपल अमाउंट रखा है, जब सेकंड ईयर में उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो दोनों मिलके, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ऐड होके नया प्रिंसिपल बन जाएगा सेकंड ईयर के लिए। यानी कि सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 10,000 नहीं होगा, 10,000 और उसका 8% जो इंटरेस्ट मिला वो दोनों जुड़ जाएगा। यानी कि थर्ड ईयर में जो तुम्हारा स्टार्टिंग में पैसा होगा, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ के पैसा आया, वो बन जाएगा तुम्हारा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। यानी हर एक साल तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाएगा। तो हम लोग मैथ को ऐसा स्टार्ट करेंगे कि भैया मेरे पास ए आपने दे दिया था 10,000 रुपीज और मुझे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट आर दे दिया है 8% पर एनम, 8% पर annum, और हमेशा टाइम पीरियड मेरा रहेगा एन या टी, कुछ भी लिख सकते हो, 1 ईयर। तो एक बात बता, ये जो मेरा ए काम कर रहा है ये मेरा P1 का काम कर रहा है ना, पहला साल के लिए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम A1 निकाल सकते हैं, A1 निकाल, A1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर T। अब बहुत जन लिखता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 होल टू द पावर 1, T1 है मेरे पास। तो इसको 10,000 इंटू ये हो जाएगा ना 108 बाई 10000 कट गया, क्या है मेरे पास 10,800। ये जो 10,800 रुपीज आया A1, ये मेरा P2 बन जाएगा सेकंड ईयर के लिए। तो इसको कर दे P2, तो P2 इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 10,800। अब एक बात बता, A2 निकाल सकते हो, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर T। P2 कितना है 10,800 इंटू 1 प्लस R बाई 100, तो उतना ही रहेगा, होल टू द पावर 1 भी उतना ही रहेगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले, क्या रिजल्ट निकलेगा, 10,800 इंटू 108 बाई 100, इसको काट दे 00 को, 108 इंटू 108 कितना होगा, चल निकाल लेते हैं।
108 इंटू 108, 8 8 या 64, 8 0 0 0 और तुम्हारा 801, तो 4 6 6 1 1, 11,664। यानी कि अब तुम जरा ध्यान दे, ये तुम्हारा जो निकला A2, ये क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, P3 बन जाएगा। यानी कि अब तुम ध्यान दो, अगर जरा A1 हमने माना था 10,000, A2 तुम्हारा क्या हो गया भैया 10,800, A3 तुम्हारा क्या हो गया 11,664। इस तरह से तुम चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, D1 D2 और D3 निकाल लेते हैं। D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरे लिए 10,800, माइनस A1 कितना है मेरे लिए तो 10,000। अब इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 800। सेम आप D2 निकाल लेते हैं, D2 मतलब A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664, माइनस A2 कितना है 10,800। दोनों को माइनस करें तो रिजल्ट क्या निकलेगा 4 6 8 864। देख तो जरा D1 D2 सेम हुआ क्या, नहीं आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, हेंस हेंस दिस इज जो दिया हुआ है हमको, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, ये मेरा एपी नहीं है। बात समझ में, क्या कर रहे थे अब तक, ए निकाल रहे थे, D1 D2 D3 निकाल रहे थे। अगर D1 D2 D3 इक्वल हुआ यानी कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो ये एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो ये एपी नहीं है। तो ये जो पूछ रहा था ना y, तो ये y मेरा यही है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 है या नहीं है। अगर नहीं है तो भैया ये एपी नहीं है, और अगर डी इक्वल है सबके लिए तो मेरा ये एपी है। होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, या इस तरह का जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तुम उसको खुद से सॉल्व करके बता सकते हो कि दिया हुआ डेटा एपी है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बने रहो इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लो और साथ में शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि हर बच्चा सीख सके खुद से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को अल्लाह रखा।